हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास के साइंस के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक अम्लवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप किसी ने नहीं देखा है तो जाकर आप पार्ट 1 के वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पार्ट 2 में 8 ऐसे प्रश्नों के आंसर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन कौन आज के प्रश्न हमारे होंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे दही हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया। इस प्रकार के पदार्थ होते हैं। आपके एग्जाम में 1 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको दोस्तों आप लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव लिखें। तीसरा क्वेश्चन होगा मिट्टी का पीएच मान से क्या संबंध है। चौथा प्रश्न होगा मधुमक्खी के डंक के कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव क्यों होता है। पांचवा प्रश्न होगा हमारे मुंह के दांतों का पीएच मान से क्या संबंध है और दंत मंजन किस प्रकार से दंत क्षय को रोकता है। छठा प्रश्न हम इसके आंसर करेंगे कि हमारे पाचन तंत्र में अम्ल की क्या भूमिका है। अम्ल और क्षारकों की रासायनिक गुण लिखें और जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें दोस्तों सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका वो बता दे रहा हूँ। इसमें पहला है, उसके बाद दूसरा है, ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा है, ठीक है, और आपका छठा है। ये 4 ऐसे प्रश्न हैं जो कि VVI है, ठीक है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये प्राकृतिक स्रोत है और इसमें अम्ल का नाम दिया गया है, ठीक है। दोस्तों, आप इसको पॉज करके वीडियो को और आप एक अच्छा सा नोट बना लेना ताकि आपको कभी भी याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला है सिरका, ठीक है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद संतरा, खट्टे पदार्थ या नींबू, ठीक है, यानी खट्टे पदार्थ में ज़्यादातर कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो सिट्रिक अम्ल, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। इसके बाद इमली, ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद दही, दोस्तों दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रख लेना। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल। उसके बाद सेब में भी पूछा जा सकता है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल, कहीं कहीं मौलिक अम्ल भी लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद चींटी के डंक में मैथनोइक अम्ल। इसके बाद नेटल का डंक, इसमें भी मैथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जब ये डंक करते हैं हमारे पैरों में, हाथ में, बॉडी में, तो हमारे दर्द का कारण जो बनता है यही एसिड ही बनता है, ये अम्ल है, ठीक है। इसी अम्ल के कारण हमें दर्द की फीलिंग होती है, ठीक है। उस तरीके से लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अंगूर जो खाते हैं उसमें हम कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। और मूत्र, ठीक है, मूत्र में यूरिया यानी कि यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, 1 नंबर इससे जरूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके हानिकारक प्रभाव को लिखना है। दोस्तों, जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। पहले देखो समझो, वर्षा का जल तो वैसे प्योर होता है, ठीक है। तो अगर प्योर वर्षा का जल के पीएच की वैल्यू हम कहें तो उसका वैल्यू जो होता है 7 होता है, ठीक है। उसके पीएच का मान 7 होता है। लेकिन क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारे हानिकारक और विषैली गैसें होती है जिनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो ये सब जो है गैसें वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या कर देती है, उसे अम्लीय बना देती है। इसलिए इस प्रकार के जल को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होती है, ठीक है। अब इस क्या क्या हानिकारक प्रभाव है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, आप हानिकारक प्रभाव में लिखना कि जब अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से वर्षा का पानी कहाँ जाता है, नदियों में, नदियों से समुद्र में। तो जब जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का जल का पीएच मान भी कम हो जाता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। जिसके कारण वहाँ के जलीय जीव मरने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य और जीव जंतु, ठीक है, उनके एक लिमिट होता है पीएच वैल्यू की, उससे कम या ज़्यादा होने पर ना वो मर जाएंगे, ठीक है। तो जब नदियों के जल का पीएच मान कम हो जाता है, इस वजह से वहाँ के जलीय जीव भी मरने लगते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा हानिकारक प्रभाव है। उसी तरीके से दूसरा आप लिख सकते हो कि अम्लीय वर्षा जब खेतों में जाती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि
पौधों के लिए भी, ठीक है, खेती के लिए भी एक लिमिट में ही पीएच वैल्यू होनी चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा हो गया तो बंजर हो जाएगा ज़मीन, राइट। इसी वजह से तो किसान लोग जो है अपने खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं, ठीक है, ताकि पीएच मेंटेन रहे। और यही अम्लीय वर्षा जब खेतों में जाएंगी तो जाहिर सी बात है अम्ल की मात्रा बढ़ेगा और उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, राइट। दोस्तों तीसरा आपको बताओगे, ठीक है, तीसरा आपको क्या लिखना है, संगमरमर जैसे पत्थर अम्ल से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि संगमरमर भी किससे बना होता है, उसमें भी तो कैल्शियम फास्फोरस होते हैं ना, ठीक है। और कैल्शियम क्या होता है, मतलब उसमें कोई ना कोई धातु की मात्रा होती है। तो धातु आपको मालूम है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है ना, और उसको संक्षारित कर देता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, और संगमरमर जैसा पत्थर भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और उसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पीएच, मिट्टी का पीएच मान से क्या संबंध है। अभी मैंने आपको समझाया है ना, तो वही बात इसमें लिखनी है। अच्छी उपज के लिए मिट्टी की एक विशिष्ट पीएच परास होना आवश्यक होता है, ठीक है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उनका पीएच का मान जो है लगभग 7.2 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लिमिट मतलब इतना होना चाहिए कि एवरेज परास है, ठीक है। और यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच का मान कम या अधिक हो जाए तो अच्छी उपज नहीं हो पाती, राइट। इसलिए किसान आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, है ना। तो इसलिए मिट्टी के पीएच मान में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आप कह सकते हो कि पीएच वैल्यू मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर एक पढ़ा लिखा किसान है तो उसको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी कि उसके खेत के लिए क्या ज़रूरी है ना, उसकी मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय प्रवृत्ति की है। क्योंकि मिट्टी भी जैसे काली मिट्टी होती है या फिर जैसे रेतीली मिट्टी होती है, तो उनका अलग अलग पीएच परास होता है। तो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसके हिसाब से अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाना होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि मधुमक्खी के डंक के कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव क्यों होता है, ठीक है। आपको मालूम है मधुमक्खी या फिर कोई भी छोटे जो जीव जैसे कीट वगैरह काट देते हैं, जैसे मान लो कि आप चींटी कह सकते हो, है ना। तो उसके काटने से ना काफ़ी दर्द और जलन होता है, यहाँ तक कि हाथ पैर या जिस अंग में काटते हो फूल जाता है, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो उनके डंक में आखिर काटने से उनके हमारे शरीर में जलन क्यों होता है, उसका मेन रीज़न होता है क्योंकि उनके डंक में ना एसिड पाया जाता है। और जिस प्रकार से मिट्टी के लिए, पेड़ पौधे के लिए जो है पीएच वैल्यू ज़रूरी होता है, वैसे हम इंसान के लिए भी एक लिमिट में पीएच वैल्यू होनी चाहिए। और क्योंकि इनके जो है मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो ये जो है डंक मारने से यह अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण डंक वाला स्थान फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि हमारे ब्लड में एसिड की जो वैल्यू है कब बढ़ जाती है, ठीक है। और बढ़ जाने के कारण जाहिर सी बात है दर्द करने लगता है। तो डंक वाले स्थान पर अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए कोई क्षारक, जैसे मान लो कि बेकिंग सोडा या फिर ऐसे कोई पदार्थ है ना, जड़ी बूटी हो गया या कोई ऐसे पदार्थ, उसके स्थान पर लगा देने पर, रख देने पर आराम मिलता है। समझ गए ना। तो ये जो है ये भी एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऑब्जेक्टिव बन जाता है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। समझ गए होगे। चलिए इसके अलावा इसी तरीके से नेटल के डंक में भी याद रखना, नेटल जो है ये भी एक कीटाणु ही है, छोटा मतलब कह सकते हो कीट है। इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और इसके इलाज के लिए एक डॉग का पौधा होता है, जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। तो इस पौधे के पत्तियों का उपयोग करने से यानी लगा देने से ठीक हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, और गांव से आप बिलोंग करते हैं तो देखा होगा कि कई लोग होते हैं, जैसे मान लो कि बिच्छू ने डंक मार दिया या फिर मधुमक्खी ने डंक मार दिया, ठीक है। तो उनके डंक मारने के लिए कुछ लोग होते हैं गांव के लोग, जो कुछ जड़ी बूटी लाते हैं और रगड़ देते हैं या फिर लगा देते हैं और ठीक हो जाता है। तो रीज़न यही होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में किसी न किसी तरीके से ये कोई एसिड पहुंच जाता है, जैसे मधुमक्खी से फॉर्मिक अम्ल हो गया, उस तरीके से अलग अलग जो है छोटे कीट वगैरह के काटने से कुछ ना कुछ अम्ल जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और दर्द होने लगता है। यहाँ तक कि जो सर्प होता है उसको काटने से भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। अब जिस सर्प में अम्लीय वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम उस को हम सह नहीं पाएंगे। तो उन सब के लिए क्या करते हैं, कोई जड़ी बूटी लगा देते हैं और आराम मिल जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। तो उसका रीज़न यही होता है। आई होप आप ये क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हमारे मुंह के दांत का पीएच मान से क्या संबंध है। देखिए हमारे शरीर के हर अंग से पीएच का संबंध है, लेकिन कुछ ऐसे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे दांत हो गए, है ना, हमारे लीवर हो गया, तो ये जो काफ़ी मायने रखते हैं। ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, यूरिन में भी पीएच की वैल्यू से डॉक्टर लोग अपना जांच करते हैं और उनसे पता लगाते हैं बीमारी से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो हमारे मुंह के दांतों का पीएच मान से क्या संबंध है और दंत मंजन किस प्रकार से दंत क्षय को रोकता है। तो दोस्तों जब हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको मालूम है कि दांत हमारे किसके बने होते हैं? कैल्शियम के, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस आपको मालूम है, ठीक है, स्पेशली कैल्शियम क्या होता है? धातु है ना, और मैं हर बार बताता हूँ कि धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है और संक्षारित करने लगता है। तो यहाँ पर भी वही होता है, हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने का मतलब क्या है? अधिक अम्लीय, यानी प्रबल अम्ल की ओर जाने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे दंत का क्षय प्रारंभ हो जाएगा, यानी टूटना, जड़ना, है ना, यानी हमारे दांत दर्द करने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि दांतों का इनमेल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हमारे दांत किससे बने होते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, राइट। और दांत मुंह के पीएच का मान कितना होता है? 5.5 से अधिक ही होता है। इससे कम होने पर क्या होगा? दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम फास्फोरेट से बने होते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। कैल्शियम से बने हमारे हड्डियां भी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बने हुए, और दांत भी होते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि सबसे कठोर भाग जो हमारे शरीर का कौन है? दांत है, ठीक है। तो धातु ये होने के कारण यह अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है और संक्षारित हो जाता है, राइट। तो इसलिए पीएच वैल्यू जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है हमारे मुंह के लिए, यानी कि दांत के लिए, राइट। और दंत क्षय को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, है ना, हम ब्रश करते हैं, ठीक है, गांव में दंतुन लोग करते हैं, मतलब जो भी जिसके पास सुविधा है। कई लोग राख मल लेते हैं। एक प्रकार के हम कोई क्षारकीय पदार्थ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अम्लीयता को कम कर देता है और हमारा दंत क्षय होने से बच जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे पाचन तंत्र में अम्ल की क्या भूमिका है ना। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे पाचन तंत्र में। अगर अम्ल अप डाउन हुआ, ठीक है, तो हमारे पेट जो है दर्द होना चालू हो जाता है, ठीक है, पेट में दर्द होना, गैस बनना, ठीक है, कै दस्त होना, ये सारी चीज़ चालू हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो आप इसके आंसर कैसे लिखोगे? हमारे अमाशय, जिसको हम उदर भी कहते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना कि सिर्फ यहाँ कंपटीशन की जब आप तैयारी करोगे तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है, और यही नहीं, ये कीटाणुओं को मारने में भी हेल्प करता है। तो आप इसके आंसर कैसे लोगे? हमारे अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि भोजन के पाचन में, ठीक है, सहायता करता है और हानिकारक कीटाणुओं को मार डालता है, राइट। तो अपच के समय क्या होता है कि उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में दर्द या जलन का अनुभव होता है। देखे होगे ना, जब हमारा पेट दर्द करता है तो खट्टी डकारे, ठीक है, इस टाइप के मतलब आने लगती है। उसका रीज़न यही होता है, ठीक है, अम्ल की अधिकता हो जाती है। तो जब हमारा पेट दर्द करने लगता है तो हम जो दवा खाते हैं वो किस टाइप की दवा होती है? एंटी एसिड होती है। ये भी याद रखना, ठीक है, कि अगर हमारे पेट में दर्द होने लगे, अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाए, तो उसके लिए हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये जो है इस प्रकार के क्षारक का उपयोग किया जाता है, जो कि अम्ल की अधिक मात्रा को कम कर देता है, यानी कि लेवल मिला देता है जितना होना चाहिए, ठीक है, जिससे आराम मिलता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण लिखें, ठीक है। अम्ल और क्षारक के क्या क्या गुण होते हैं वो आपको बताने हैं। तो अम्ल और क्षारक के बहुत सारे गुण हैं। जैसे पहला आप देखो, धातु से अभिक्रिया। तो मैंने बताया कि अम्ल और क्षारक दोनों क्या करते हैं? धातु से अभिक्रिया के लवण निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। यानी कि अम्ल भी धातु से अभिक्रिया करता है
तो लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, और क्षारक भी या क्षार भी धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, और ये जिंक एक धातु है, इसके साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बना है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 है ना, और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है। ठीक है, उस तरीके से एक क्षारीय पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, और ये भी जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर Na2ZnO2 प्राप्त हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, राइट। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि अम्ल और क्षारक दोनों जो है धातु से अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं कि अम्ल का धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया होता है। तो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, ये लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल सहित आपको मैंने बता रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए आप इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, और ये सोडियम का कार्बोनेट है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करके क्या करता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल, ठीक है, यहाँ पर जल का निर्माण होता है। ठीक है, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। उस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है, दोनों जो है क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, वहाँ पर क्या हमने पढ़ा था कि अम्ल जो है धातु, ठीक है, अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा था और क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा था। दोनों क्या कर रहे थे, लवण बना रहे थे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्षार जो है इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। तीसरा है कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ठीक है, अगर ये आपस में अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करे तो क्या होगा, है ना, ये भी तो एक विशेषता हो सकती है ना, ये भी तो एक गुण हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं ना तो लवण और जल प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, ये आता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षारक दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जाहिर सी बात है ना, दोनों का प्रभाव, क्योंकि एक बहुत अम्लीय है, एक बहुत क्षारकीय है, या फिर एक कम अम्ल है, एक ज़्यादा क्षारक है, या फिर एक ज़्यादा अम्ल है और कम क्षारक है। मतलब ले दे के आपस में क्या करेंगे, ये दोनों एक लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, और लेवल में आने के फलस्वरूप क्या हो जाएंगे, लवणीय प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में जल को भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और विलयन उदासीन हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में मैं ये आपको ये करवा दूंगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, वहाँ भी यही आपको आंसर लिखना है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में अभिक्रिया करके अपने अपने प्रभाव समाप्त कर लेते हैं और क्या हो जाता है, विलयन उदासीन हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और जल का निर्माण करता है, राइट। चलिए चौथा यहाँ पे प्रॉपर्टीज है कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो दोस्तों धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि धातु से बना है। धात्विक ऑक्साइड जो होता है हमेशा क्या होता है, क्षारीय होती है। इसलिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि अम्ल के साथ जो है क्षार जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनता है, लवण और जल। तो यहाँ पर भी तो धात्विक ऑक्साइड क्या है, क्षारीय है, तो यहाँ पर भी तो वही होगा, है ना, लवण और जल का निर्माण होगा। और धात्विक ऑक्साइड देखो एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, इसके साथ अम्ल जो है रिएक्ट किया है तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक लवण है और जल का निर्माण करता है। ठीक है, कुछ नोट यहाँ पे याद कर लो कि जब कैल्शियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड के बनने से
विलयन का रंग नीला हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। कैसे आएगा कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है ना। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। और ये आप ये जो है इक्वेशन जरूर लिखना। कई बार आप लोग जो है ना सिर्फ आप ये लाइन तो लिख लेते हो लेकिन इसका समीकरण नहीं लिख पाते हो। समीकरण अगर नहीं लिखोगे तो वहीं मार्क्स कट जाता है। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको मैं पूरा डिटेल बताऊं ताकि आप जब उसको एग्ज़ाम में लिखो तो आपके फुल मार्क्स मिलना चाहिए, राइट। चलिए करते इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। अधात्विक, यहाँ पर धात्विक नहीं है, यानी कि अधात्विक कौन होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की। यहाँ पर भी वही होने वाला है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय। और अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, क्षारक के साथ। तो इसलिए क्षारक के साथ वापस ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल। यानी हमेशा ध्यान रखना कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे, राइट। तो अधात्विक ऑक्साइड के गुण कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड के कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं, राइट, याद रखना। तो एक अधात्विक ऑक्साइड एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक क्षारक हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लिए, Na2CO3 जो कि एक लवण है, और H2O जल का निर्माण कर लिए, ठीक है। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है तथा विद्युत धारा ये प्रवाहित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ है, गुण है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक किस प्रकार से मतलब अपना रिएक्ट करते हैं। तो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ जिस पे आयन होता है अम्लीय होता है, आपको मालूम है, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि जल की उपस्थिति में क्षारक क्या करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो H+ आयन H3O+ यानी हाइड्रोनियम, इसको हाइड्रोनियम कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो H+ H2 है ना, तो यहाँ पर H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन गया, और HCl के साथ H2O का रिएक्ट करके यहाँ पर भी हाइड्रोनियम आयन बन गया, और ये क्लोरीन है, ठीक है। इस तरीके से क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें जल के विलयन में प्रवाहित किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे सोडियम, ठीक है, और यहाँ पर OH, इसको अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, तो OH-, ठीक है, OH जो है। तो इस तरीके से हम जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक के जो रिएक्शन है उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अम्ल और क्षारक की विशेषताएं आए तो 2 से 3 ही लिखना होता है, ठीक है, तो आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप मान चलो कि प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप गलती कर दोगे ना तो फिर वहाँ पर आग भी लग सकती है या फिर आपके हाथ पैर भी जल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है। तो हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, ठीक है, यानी जल में अम्ल और क्षारक को मिलाना चाहिए, ये नहीं कि अम्ल और क्षारक है उसमें हम जल डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लो क्या लिखा हुआ है कि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल या क्षारक में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। और लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिक्रिया जो होती है ना ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी आपको पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी होता है जिसके कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं, ठीक है। और ताप अधिक होने के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रयोगशाला होता है उसमें कांच के ही होते हैं, है ना, कांच के बर्तन होते हैं, कांच की परख नली होती है, तो उसको टूटने के चांस होते हैं। इसलिए ध्यान रखना होता है कि हमेशा आप अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाओ, जल को कभी अम्ल क्षारक में मत डालो, ठीक है। और अगर मिला रहे हो तो हल्का हल्का डालते हुए हिलाते रहना चाहिए ताकि उसका जो है एवरेज टेम्परेचर बना रहे, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप ने भी 8 प्रश्न किए, इसके आंसर काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। एक अच्छा सा आप फेयर की कॉपी बना लो ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।